हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल हमने अकाउंटिंग में बेसिक्स स्टार्ट किया था। अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया था, ट्रांजैक्शन इवेंट के बारे में डिस्कस किया, एंड यूजर्स के बारे में और नेचर ऑफ अकाउंट्स के बारे में। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे चलेंगे। कोई भी डाउट यहां तक नहीं है? चलें आगे। बेटा आज एक नई चीज हम पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डाल दीजिए अगले पेज से, पेज छोड़ के अगले पेज से, मतलब चैप्टर 1 का ही वो नया टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, हेडिंग डाल दीजिए बेटा नेक्स्ट पेज से। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। पढ़ा है आपने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में, कन्वेंशंस के बारे में 11th की बेसिक्स में। अच्छा ये बताइए, अगर पढ़ा है तो जिसको आता है वही बताएगा ऑफ कोर्स, कंसेप्ट और कन्वेंशन में फर्क क्या है? कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस में फर्क क्या है? बताएगा कोई? कोई नहीं? अच्छा चलो एक दो एग्जांपल दे दो कंसेप्ट के, अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट एक दो तो बताओ। गोइंग कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, चलो ये एक दो तो पता है नाम है आपको। चलिए मैं आपको बताता हूं कंसेप्ट और कन्वेंशंस क्या होते हैं। पहले बात करते हैं कंसेप्ट की, समझ लेना ध्यान से। क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं? अजम्पशंस होते हैं। दीज आर अजम्पशंस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं या अकाउंटिंग करते हैं तो उस समय हमें कुछ क्राइटेरिया बनाने होते हैं जिनके बेसिस पर फिर वो अकाउंटिंग की जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? अजम्पशंस। और ये अजम्पशंस का मतलब ये नहीं कि अजम्पशन का नॉर्मल भी नहीं क्या होता है कि अपन कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा होगा। ये है अजम्पशंस, लेकिन इनकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है और इनको हम टेस्टेड रूल्स भी बोल सकते हैं। ये अजम्पशंस जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में यूज करते हैं, ये एक तरह से अब क्या बन चुके हैं? रूल्स बन चुके हैं, अकाउंटिंग करने के रूल्स। और रूल्स भी टेस्टेड रूल्स कि हाँ भाई ऐसा करना हमारी अकाउंटिंग के लिए सही है। और इनकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होती है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, यानी सभी लोग इनको मानते हैं कि ऐसा अकाउंटिंग करते समय ऐसा अपने को करना चाहिए। इन जनरल वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं इनको? रूल्स, अकाउंटिंग करने के रूल्स। कन्वेंशंस क्या होते हैं?
कन्वेंशंस भी अजम्पशंस होते हैं, विच आर ट्रेडिशनली accepted over traditionally accepted and used over period of time. ये भी एक प्रकार के assumptions हैं जिनको ट्रेडिशनली एक्सेप्ट किया गया है और बहुत समय से इनका यूज किया जाता रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनका मे और मे नॉट हैव यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। इनका जरूरी नहीं कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो, यानी सभी लोग इसको फॉलो करते हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी हम इनको फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि ट्रेडिशनली एक्सेप्ट होते हुए हैं, ट्रेडिशनली इनको यूज किया गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए हम भी इनको यूज कर रहे हैं। और इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारी अकाउंटिंग के लिए ये सही है, इसलिए यूज कर रहे हैं। तो एक तरह से कंसेप्ट और कन्वेंशंस दोनों ही क्या हैं? अजम्पशंस हैं, और दोनों ही आज की तारीख में क्या है? एक तरह से रूल्स है, प्रिंसिपल है अकाउंटिंग करने के। बस फर्क क्या है दोनों में? एक के पास यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, दूसरे के पास जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो, लेकिन हम अपनी अकाउंटिंग में इनको यूज करते हैं। क्लियर है पॉइंट? कॉपी कर लीजिए। डन बेटा। अब कौन कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन, बेटा ध्यान दीजिए इधर, कौन कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं? तो लिखेंगे सब। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, बिल्कुल मैचिंग कंसेप्ट,
अभी कन्वेंशन चालू हो गए, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, वो रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन कंसेप्ट ही रियलाइजेशन होता है। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, मेटेरियलिटी कन्वेंशन। मैचिंग, हाँ, METCHING, मैचिंग कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म, CONSERVETISM, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। कॉपी कर लिए बेटा? अब एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे बेटा। इनमें 3-3, 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं और ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 3-4 नंबर का क्वेश्चन तो क्या आएगा, आपको पूछ लिया कि भाई कॉस्ट कंसेप्ट का एक्सप्लेन करो, इस तरह से। और ट्रू और फॉल्स में आपको कोई भी स्टेटमेंट देके बोलेगा कि एज पर कंसेप्ट या कन्वेंशन ये सही है कि गलत है, ठीक है ना। तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिख दीजिए पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। कोई डाउट है किसी को? एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। बेटा 1 मिनट इधर आना पहले। थैंक यू। अच्छा ये बताइए, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? कल हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, अकाउंटिंग क्यों करते हैं? बट फाइनल रिजल्ट पता करने के लिए, फाइनल रिजल्ट पता करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो फाइनल रिजल्ट हम डिसाइड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमें पीरियड भी डिटरमाइन करना होगा। बिना पीरियड के डिटरमाइन किए हुए आप फाइनल रिजल्ट कैसे पता करोगे? कोई भी बिजनेस क्यों चालू करता है कि भी बिजनेस चलता रहेगा। इनडेफिनेट लाइफ होती है बिजनेस की, कोई डेफिनेट लाइफ नहीं होती है, चलता रहेगा बिजनेस। लेकिन उस इनडेफिनेट लाइफ को हमें टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ता है। और क्यों डिवाइड करना पड़ता है? ताकि हम अपने फाइनल रिजल्ट को टाइमली पता कर सकें और आगे के लिए डिसीजन मेकिंग कर सकें। जब तक आपको फाइनल रिजल्ट पता नहीं होगा, आप आगे के लिए डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, अगर आपने टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया तो उस अकाउंटिंग का कोई ऑब्जेक्ट नहीं रह पाएगा। मान लेते हैं मैंने बिजनेस चालू किया और मैंने सोचा कि मैं अकाउंटिंग करता रहूंगा और रिजल्ट देख लूंगा, 9-10 साल बाद देखूंगा कि क्या रिजल्ट रहा। तो जब 9-10 साल बाद मैं रिजल्ट निकालूंगा तो उस रिजल्ट का मेरे लिए कोई मीनिंग होगा क्या? नहीं होगा। कारण क्या है? 9-10 साल में तो सिचुएशन ही चेंज हो जाती है, और तो और रुपए की वैल्यू चेंज हो जाती है। आज से 10 साल पहले 10 रुपए बड़े होते थे, अभी 10 रुपए की उतनी वैल्यू नहीं, और आने वाले टाइम में तो और भी कम वैल्यू हो जाएगी। तो जब मैं 10 साल का रिजल्ट एक साथ निकालूंगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, उससे मैं कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना है? अगर मेरे को अकाउंटिंग का प्रॉपर यूज करना है, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर करनी है, तो मुझे छोटे छोटे टुकड़े बनाने होंगे पीरियड के। उसी को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। अच्छा, ये कंसेप्ट ये नहीं बोलता कि वो पीरियड क्या होना चाहिए, 6 महीना होना चाहिए कि 3 महीना होना चाहिए कि 1 साल होना चाहिए। डिसाइड आपको करना है, ये कंसेप्ट नहीं बोलता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो हम 1 साल की अकाउंटिंग करते हैं, ईयरली बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं।
हालांकि कई कंपनियां तो क्वार्टरली भी करती है, हाफ ईयरली भी करती है, ईयरली भी करती है, लेकिन इन जनरल बात करें तो अकाउंटिंग जो की जाती है वो ईयरली बेसिस पे की जाती है। अच्छा, दूसरी बात, ईयर भी कब से कब तक, ये भी कंसेप्ट नहीं बोलता है, वो भी आपको डिसाइड करना है। अपनी इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा ईयर कब से चालू होता है? 1 अप्रैल से, अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। अमेरिका में जाओगे तो वहां मिलेगा आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर। इंडिया में ही पुराने लोग आज भी क्या सिस्टम फॉलो करते हैं? दीपावली से दीपावली। पुराने जो अकाउंटिंग चलती है ना, वो आपको ध्यान हो तो दीपावली पर पूजा होती है, नई नई अकाउंटिंग चालू होती है। कुछ लोग नवरात्र से नवरात्रा करते हैं। तो ये कंसेप्ट बोलता है कि आपकी मर्जी है, बस डिसाइड कर दो कि ये मेरा पीरियड होगा और इस पीरियड की मुझे अकाउंटिंग करके पता करना है कि क्या प्रॉफिट लॉस है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन, तब आपकी अकाउंटिंग सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज नहीं। क्लियर है पॉइंट? तो ये पीरियोडिसिटी कंसेप्ट है, लिखिए अब इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस, business has indefinite life, but for accounting period it shall be divided in a small period so that we can use accounting for decision. In general, accounting is done for a year and in India from April to March. तो क्या बोल रहे हैं कंसेप्ट? बोले बिजनेस तो चलता रहेगा, लेकिन आप उसको छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड करो ताकि उस पीरियड की अकाउंटिंग कर सको और उससे जो रिजल्ट निकलेगा उससे आप डिसीजन ले सको। ये पीरियोडिसिटी कंसेप्ट है। जनरली अकाउंटिंग 1 साल के लिए की जाती है और भारत की बात करें तो अप्रैल से मार्च की जाती है। क्लियर है? सेकंड कंसेप्ट पे आ जाइए। सेकंड कंसेप्ट क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट कॉस्ट कंसेप्ट। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, इसको मैंने परचेज किया फॉर रुपीज 5 लाख, 5 लाख में मैंने इसको परचेज किया। ठीक है, यूज कर लिया। एट द एंड ऑफ द ईयर इसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है इज रुपीज 5,50,000। मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है? 5,50,000। नाउ क्वेश्चन टू यू, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो मुझे उस प्लांट एंड मशीनरी को किस प्राइस पे दिखाना है? 5 मार्केट वैल्यू पे। हाथ रेज करो, जिसको आता है वो हाथ रेज। हाँ, 5 लाख पे श्योर? क्यों, रीजन है कोई?
परचेज प्राइस पे। हाँ, और कोई? हाँ जी, रीजन? जो कॉस्ट आएगी वही देख, नहीं कोई रीजन है इसका? आपने कहा मार्केट वैल्यू, क्यों? रीजन? प्रेजेंट में जो वैल्यू उसको कंसीडर करेंगे। रीजन, रीजन क्या है? परफेक्ट वैल्यू नहीं पता होगी। हाँ, आप बताओ। 5.5 लाख मार्केट वैल्यू, यही रीजन है? मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है? चलो उल्टा कर, इसको उल्टा कर देता हूं, आपको हो सकता है कंफ्यूजन लगे, उल्टा कर देते हैं। मान लेते हैं खरीदा था 5 लाख में और प्राइस हो जाती है 4 लाख, है? डेप्रिसिएशन नहीं है, मार्केट वैल्यू कम हो गई है, डेप्रिसिएशन नहीं है। डेप्रिसिएशन तो मान लो 10,000 ही, मार्केट वैल्यू 4 लाख हो गई। अब बताओ, अभी भी 5 लाख मार्केट वैल्यू। असेट की ओरिजिनल वैल्यू जो है, मतलब आज एज ऑन द डेट। चलिए, अब ये एक्चुअली क्या है, देखो मैं बताता हूं, अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो ये प्रॉब्लम आती है। अब मैं आपको इसके पीछे लॉजिक समझाता हूं। फिक्स असेट को क्यों खरीदा जाता है? बेचने के लिए, यूज करने के लिए? आर यू श्योर? फिक्स असेट आर परचेज फॉर यूज, नॉट फॉर। अगर हम उसे बेचने के लिए खरीदते तो वो फिर इस असेट नहीं होता, वो क्या होता? स्टॉक, फिर वो स्टॉक होता। तो फिक्स असेट आर परचेज फॉर यूज, नॉट फॉर सेल। और जब सेल करना ही नहीं है तो उसकी मार्केट वैल्यू से क्या मतलब है? हमें बेचना ही नहीं उसे। अरे बेचने का ऑब्जेक्ट है क्या? मैंने प्लांट एंड मशीनरी इसलिए खरीदी क्या कि मैं बेचूंगा? मित्तल ने ये सिस्टम इसलिए खरीदा कि बेचेंगे? नहीं बेचेंगे ना। और जब बेचेंगे नहीं तो मार्केट वैल्यू से क्या मतलब है? यूज कर रहे हैं। तो फिक्स असेट हमेशा किस प्राइस पे आएगी? कॉस्ट प्राइस पे, चाहे उसकी मार्केट प्राइस कुछ भी हो। क्लियर है पॉइंट? दिस इज द कॉस्ट कंसेप्ट। तो लिखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस fixed assets are always shown at cost price, whatever is market price, because fixed asset are purchased for use, not for sell. So there is no meaning of मार्केट वैल्यू। तो कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि फिक्स असेट को हमेशा किस पे दिखाइए? कॉस्ट प्राइस पे, चाहे मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, मार्केट प्राइस कुछ भी हो, क्योंकि हमने उसे बेचने के लिए नहीं खरीदा, यूज करने के लिए खरीदा है। ठीक है ना? समझ में आई बात?
अब एक चीज और, कॉस्ट प्राइस में क्या क्या आता है ये भी देख लो। कॉस्ट प्राइस में क्या क्या आता है? परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस incurred to make asset ready to use। कॉस्ट प्राइस में क्या क्या आता है इसको डिटेल में मैं आपको एक टॉपिक आएगा वैल्यूएशन प्रिंसिपल, उसमें समझाऊंगा। अभी मैंने खाली इतना सा बताया है कि कॉस्ट प्राइस में क्या आता है, खरीदने का जो प्राइस होता है प्लस चालू करने तक के जो भी खर्चे होते हैं, जैसे कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ट्रायल एक्सपेंसेस, इंस्पेक्शन एक्सपेंसेस, वो सारे खर्चे इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है ना, चालू करने तक के सारे खर्चे इसमें इंक्लूड होंगे। तो दिस इज अबाउट कॉस्ट कंसेप्ट। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो देखिए कंसेप्चुअली चलेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आपको हमेशा हेल्प करेगा ये। जब भी आप कहीं पर भी अकाउंटिंग करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट हमेशा हेल्प करेगा, ये कंफ्यूज नहीं करेगा आपको क्लियरिटी रखेगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम बड़े बड़े क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां भी आएगी ये प्रॉब्लम, तो आपको पता होना चाहिए हमें क्या करना है। तो कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है फिक्स एसेट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आएगी। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट क्या है बेटा? अक्रूवल है क्या? हाँ जी, अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट बेटा कौन बताएगा इसके बारे में? पढ़ा है आपने, तो कॉमनली यूज होता है। हाँ जी, वेरी गुड। हमने अभी क्या पढ़ा? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। हम एक पीरियड की अकाउंटिंग करते हैं तो कंसेप्ट क्या कहता है, उस पीरियड में जो भी खर्चा हुआ है या जो भी इनकम आई है वो उसी पीरियड में दिखाई जाएगी, चाहे उनका पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो। और बाय चांस हमें एडवांस मिल जाता है अगले साल के लिए, तो उसे लेस करके कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, वो इस पीरियड में नहीं दिखाया जाएगा। और इसी का नतीजा है 4 आइटम: आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। ये 4 आइटम इसी कंसेप्ट का नतीजा है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू दिस any expenses or income due in accounting period shall be shown in that period whether paid or not। क्या कहता है ये एक्रूवल कंसेप्ट? कि कोई भी खर्चा या इनकम ड्यू हो गई है अकाउंटिंग पीरियड में तो उसी को उसी अकाउंटिंग पीरियड में दिखाया जाएगा, चाहे पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो। और इसका नतीजा है, एग्जाम्पल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? खर्चा कर दिया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं, दिखाओ आप उसको। एक्रूड इनकम क्या होती है? इनकम कमा ली लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, कोई बात नहीं, दिखाओ आप उसको, क्योंकि वो उस पीरियड से रिलेटेड है। इसी में आगे लिखेंगे एंड इफ
any expenses or income paid in advance which is not related to accounting period then it shall not be shown in that period and carry forward for next year. और इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा? प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड इनकम. अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं. ट्रू और फॉल्स में आपसे पूछ लिया जाएगा कि अनअर्न्ड इनकम इज द रिजल्ट ऑफ मैचिंग कंसेप्ट. ट्रू और फॉल्स? इट इज द रिजल्ट ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट. ऐसे क्वेश्चन आते. ठीक है ना? तो आपको तैयार रहना है, आपको कंसेप्चुअली एकदम क्लियर करना है. तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? अगर हमने कोई खर्चा कर दिया है, कोई इनकम अर्न कर ली है, तो उस पीरियड में आनी चाहिए वो, चाहे उनका पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो. और अगर एडवांस है तो उन्हें हमें कैरी फॉरवर्ड कर देना चाहिए. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? खर्चा हमने पेड कर दिया, अभी तक यूज नहीं किया, तो कोई बात नहीं, वो इस पीरियड में नहीं आएगा, उसे हमें क्या करना है? कैरी फॉरवर्ड करना है. ठीक है. अनअर्न्ड इनकम क्या होती है? इनकम रिसीव्ड हो गई लेकिन अभी हमने कमाई नहीं है, तो कैरी फॉरवर्ड कर दो. ठीक है, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा, गोइंग कंसर्न. बड़ा ही कॉमन कंसेप्ट है, बताइए. बिल्कुल. इससे फर्क क्या पड़ता है? अकाउंटिंग पे क्या फर्क है? अकाउंटिंग रुकती नहीं है, हम तो पीरियड वाइज रोकते हैं. चालू कर देते हैं. हाँ ठीक है. हाँ वो तो गोइंग कंसर्न का नाम ही है, गोइंग कंसर्न, चलता रहेगा. नहीं, इसका यूज क्या है अकाउंटिंग में, ये तो बताओ. हाँ ये ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा ठीक है. चलो मैं बताता हूँ, और ठीक बताया आपने थोड़ा थोड़ा, और मैं इसको और आगे कंटिन्यू करता हूँ. गोइंग कंसर्न का आप बोल रहे हो? अच्छा चलिए मैं आपको बोलता हूँ क्या कहता है ये कंसेप्ट. ये कंसेप्ट कहता है कि जब हम अकाउंटिंग करें तो हमें अपने दिमाग में क्या बात ध्यान रखनी चाहिए कि बिजनेस हम अगले साल बंद कर देंगे या कंटिन्यू चलाएंगे. बस उसी सोच पे हमारी अकाउंटिंग बदल जाएगी, उसी सोच से अब अकाउंटिंग कैसे बदलेगी? दो एग्जांपल देता हूं. अगर हमें लगता है कि हम बिजनेस बंद कर देंगे तो कॉस्ट कंसेप्ट या बाकी के कंसेप्ट लागू ही नहीं होंगे. फिर हम असेट को मार्केट वैल्यू पे दिखाएंगे. क्यों? क्योंकि अब कंसेप्ट बदल गया. बिजनेस बंद करने वाला हूं, इसका मतलब क्या हुआ? मैं असेट को बेचूंगा, और असेट को बेचूंगा, ऑब्जेक्ट बदल गया ना. असेट को बेचूंगा तो अब उसकी
मार्केट प्राइस मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गई, तो अब उसे किस प्राइस पे दिखाऊंगा? मार्केट प्राइस पे। एक और एग्जांपल देता हूं, डेप्रिसिएशन इज द रिजल्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। बिजनेस चलता रहेगा, हमारी असेट भी चलती रहेगी, लेकिन उसमें कुछ चीजत तो होगी, उस चीजत को ध्यान में रखते हुए हम उस पर हर साल एक सर्टेन अमाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो लिखेंगे इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस at the time of accounting, we shall keep in mind that business will be continue in future. And accounting shall be done accordingly. If this concept not apply, then other concept will also not apply. Example, if business is going to be closed, then asset will be shown at market price, not at cost price. तो बेटा ध्यान दीजिएगा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि भी हमें अपने दिमाग में इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि बिजनेस चलता रहेगा, हम बिजनेस बंद करने के लिए नहीं खोलते हैं, और हमेशा चलता रहेगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग होगी। अगर ये कंसेप्ट लागू ना हो तो बाकी कंसेप्ट भी फेल हो जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कॉस्ट कंसेप्ट फेल हो जाएगा। अगर आप बिजनेस बंद करने जा रहे हो तो फिर असेट मार्केट प्राइस में दिखाई जाएगी, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। क्लियर है चीज? आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा बेटा? यस, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू क्या होती है? इनकम। और रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है उसे बुक्स में दिखाना। सिंपल सा कंसेप्ट है, इनकम को बुक्स में यानी P&L में कब दिखाया जाएगा? बुक्स में कब दिखाया जाएगा? रेवेन्यू रिकॉग्निशन एट द एंड ऑफ द ईयर, बुक्स में, जब वो अर्न होगी। वेरी गुड, नॉट जनरेट, अर्न। कोई भी इनकम, ये कंसेप्ट बोलता है कोई भी इनकम बुक्स में कब आनी चाहिए? जब हम उसे अर्न कर लें। अर्न करने का मतलब है उसे रिसीव करने का हमारे पास राइट आ जाए, उसे रिसीव करने का राइट हमारे पास आ जाए, तब हम उसे अर्न मानेंगे और तब हम उसे बुक्स में दिखाएंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा, एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। जब हम कोई गुड सेल करते हैं ना, तो उसकी कई स्टेप्स होती हैं। जब हम गुड सेल करते हैं तो उसकी कई स्टेप होती है। सबसे पहले हमें ऑर्डर मिलता है, कस्टमर से ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर मिलने के बाद हम उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हम उसको सप्लाई करते हैं।
सप्लाई करने के बाद हमें पैसा मिलता है। मान लेते हैं ऑर्डर मिला 1 अप्रैल 2022 को, हमने माल बनाया 15 अप्रैल 2022 को, सप्लाई किया 20 अप्रैल 2022 को और पैसे आए 15 मई 2022 को। सवाल ये उठता है सेल्स की एंट्री बुक्स में कब डाली जाएगी? कौन सी डेट को? बिल्कुल सही, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि जैसे ही हम गुड सप्लाई कर देंगे हम उसे अर्न कर लेंगे, हमारे पास उसे रिसीव करने का राइट आ जाएगा और वहां पर हम उसे अपनी बुक्स में शो कर देंगे। तो सप्लाई के टाइम हम अपने सेल की एंट्री बुक्स में डालेंगे। एक और एग्जांपल, आप सब लोग मान लेते हैं सीए बन जाते हो। सीए बनने के बाद एक क्लाइंट आता है, वो क्लाइंट आपको 1 अप्रैल 2022 को अपॉइंट कर देता है, मान लेते हैं एज ऑडिटर, अपॉइंट एज ऑडिटर फॉर ऑडिट ऑफ 2022-23। आपको एक क्लाइंट आके अपॉइंट कर देता है कि आप मेरे ऑडिटर हो 2022-23 के लिए, और वो आपको 15 अप्रैल 2022 को 15 अप्रैल 2022 को वो आपको एडवांस दे देता है ₹1 लाख। सवाल ये उठता है आप अपनी बुक्स में उसे कब दिखाओगे? आप अपनी बुक्स में कब दिखाओगे उसको? इनकम, ये आपकी फीस है, इनकम है, बुक्स में कब दिखाओगे? 1 अप्रैल को। ऑडिटिंग कर चुके होंगे, और ऑडिटिंग कब कर चुके होंगे? 31 मार्च को। तो शोन एज इनकम, इसे इनकम में कब दिखाया जाएगा? ऑन 31 मार्च 2023 व्हेन ऑडिट कंप्लीट, जब ये ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी, जब हमारा काम पूरा हो जाएगा, जब हम उसे कमा चुके होंगे या उसे रिसीव करने का राइट हमें मिल जाएगा। मान लेते हैं आपने बीच में छोड़ दी ऑडिट, तो क्या करोगे? उसको पैसे लौटाने पड़ेंगे ना, पैसे वापस मांगेगा वो, तो हमारे पास राइट कहां है उसे रिसीव करने का? बिल्कुल एडवांस के रूप में लायबिलिटी में। क्लियर है कंसेप्ट? पहले ये एग्जांपल उतारो फिर लिखवाता हूं। बेटा उसकी तबीयत खराब हो रही है क्या? क्या हो गया बेटा? तबीयत खराब हो रही है? तो आप सुन नहीं रहे हो ना, इसलिए बोल रहा है। लिख रहे हो क्या? तो क्या हो गया, तबीयत खराब है क्या है? क्या बोल रहे हैं? अच्छा सुन रहे हो क्या? ठीक है। लिख लिया बेटा? अब इसमें थोड़ा सा लिख लो। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एनी इनकम recognized in books when it is earned, किसी भी इनकम को बुक्स में कब दिखाया जाएगा? जब इसे हम कमा लेंगे। और इनकम कब कमाई जाती है? इनकम इज
earned when services has been rendered, services दी जा चुकी हैं, has been rendered, and right to receive income arise. तो ये कंसेप्ट क्या कहता है? हमें अपनी इनकम को बुक्स में कब दिखाना चाहिए? जब हमने उसे कमा लिया हो। और किसी भी इनकम को हम कब कमाया मानेंगे? जब हमने सेवाएं दे दी हो। और सेवाएं देने का मतलब ये होता है उस इनकम को रिसीव करने का हमारे पास राइट आ गया, हमने अपना काम कर दिया ना। क्लियर है पॉइंट? तो कितने कंसेप्ट अभी हमने पढ़ लिए? 5। फटाफट क्विक रिव्यू करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट, सब लोग ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? हमारा बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन हमें अकाउंटिंग करने के लिए उस लंबे पीरियड को छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड करना होता है। जिस छोटा पीरियड क्या हो सकता है वो आपकी इच्छा है। जनरली हम अकाउंटिंग करते हैं 1 साल के लिए, अप्रैल से लेकर मार्च के लिए, बाकी चॉइस आपकी है। इन जनरल ऐसा होता है। फिर हमने पढ़ा कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? अपनी फिक्स सेट को हमेशा किस प्राइस पे दिखाया जाएगा? चाहे मार्केट प्राइस कुछ भी हो, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट उसे बेचने का नहीं है। क्लियर है? तीसरा कंसेप्ट एक्रूअल। जिस पीरियड की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस पीरियड से रिलेटेड यदि कोई इनकम है या खर्चा है तो उस पीरियड में वो आएगा ही आएगा, चाहे उसका पेमेंट हुआ हो या ना। और अगर एडवांस है तो उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस चलता रहेगा और उसी को दिमाग में रखकर अकाउंटिंग करो। अगर ये कंसेप्ट लागू ना हो तो बाकी कंसेप्ट भी फेल हो जाएंगे। ये मेन कंसेप्ट है एक तरह से। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, इनकम को कब डालना है बुक्स में? जब वो अर्न हो गई। और अर्न होने का मतलब है कि जब आपकी तरफ से काम हो गया हो। जब तक काम नहीं किया आपने, आप उस इनकम को कमाने के अधिकारी नहीं। क्लियर है पॉइंट? तो मैंने बताया ना ऊपर, देखो एग्जाम्पल भी दिया है मैंने। तो एडवांस मिल गया तो एडवांस ही माना जाएगा जब तक आपने काम नहीं किया। एक सीए, एज ए सीए मुझे क्लाइंट ने पैसे दे दिए काम करने के, लेकिन मैंने काम नहीं किया ना, तो जब तक मैंने काम नहीं किया वो एडवांस माना जाएगा बेटा। और जैसे ही मेरा काम हो गया वो एडवांस से कहां जाएगा? इनकम में आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? आगे चले। नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा, मनी मेजरमेंट। देखो अपन ने कल अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, निकालो उसको। उसमें अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ही पॉइंट है ये। तो पढ़ो आप, देखो अकाउंटिंग की डेफिनेशन को। विच शैल बी इन मनी। हम किसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? जो मनी में हो, जो ट्रांजैक्शन मनी में हो। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो लिखेंगे इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस only those transactions can be recorded which are in money or can be measured in money. Non-monetary transactions like skill, knowledge, integrity, etc. can't be recorded in books.
क्या बोल रहा है बेटा? ये केवल कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं? जो मनी में हो या मनी में मेजरेबल हो, या तो मनी में हो या मनी में मेजरेबल, तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, नॉन मॉनिटरी आइटम्स, स्किल, नॉलेज, टैलेंट, इनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमने किसी एम्प्लॉय को हायर किया उसकी नॉलेज देखकर, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। मेरे पास 50,000 कर्मचारी काम करते हैं और उन सबको मैंने ट्रेनिंग दी है, उस ट्रेनिंग की वैल्यू है, लेकिन दैट कांट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। रिकॉर्डिंग केवल किस चीज की हो सकती है? जो सैलरी में उनको दूंगा उसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है, उस असेट की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती जो मेरे लिए है, इनडायरेक्ट एसेट है। मेरे एम्प्लॉय जिनको मैंने ट्रेंड किया है वो मेरे लिए इनडायरेक्ट एसेट है, लेकिन दे कांट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। क्लियर है पॉइंट? हाँ, जैसे गुडविल होती है, गुडविल को हम क्या करते हैं? मेजर कर लेते हैं, तो हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या चीज? हाँ, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है, लेकिन बैलेंस शीट में नहीं आती हो। ठीक है? सातवां पॉइंट, सातवां कंसेप्ट बताइए। अरे, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट बताइए जी इसके बारे में। सिंपल, ओनर्स एंड बिजनेस आर सेपरेट एंटिटी। और हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं? बिजनेस की। अकाउंटिंग इज डन फॉर बिजनेस, नॉट ऑफ ओनर्स। So, capital brought by owner is treated as liability, and personal expenses of owner treated as drawings, not business expenses. तो ये कंसेप्ट तो आपको पता है, लेकिन इस कंसेप्ट का रिजल्ट देखिए। रिजल्ट हम बोल रहे हैं कि ओनर और बिजनेस अलग है, दोनों अलग है। हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की कर रहे हैं, ओनर की नहीं कर रहे हैं। इसलिए ओनर के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो बिजनेस से अलग रखे जाते हैं। अगर ओनर कोई पैसे लेके आता है एज कैपिटल, तो उसे हम क्या मानते हैं? लायबिलिटी। देखा जाए तो लायबिलिटी नहीं है ना वो। मनोज गुप्ता सर ने एमसीसी में पैसे लगाए होंगे, तो एमसीसी के लिए वो क्या है? देखा जाए तो लायबिलिटी है क्या? सब कुछ मनोज सर का ही तो है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसे क्या माना जाएगा? लायबिलिटी। और ऑनर के जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं माने जाते, वो क्या माने जाते हैं? ड्रॉइंग्स। यानी बिजनेस से उनको अलग रखा जाता है। क्लियर है? दिस इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। कॉमन सा कंसेप्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा? हाँ, ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। और इस ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इसी पर बेस्ड है। यस। ये क्या बोलता है?
each transaction affect two accounts. One is debited, other is credited. ये कंसेप्ट बोलता है कि भैया जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, हर ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे. देखिए ट्रांजैक्शन के हिंदी अर्थ पे जाइए. ट्रांजैक्शन का हिंदी अर्थ होता है लेन देन. लेन देन, लेना और देना, ये बराबर चलेगा. ठीक है ना. एक चीज आएगी तो बदले में आपको दूसरी चीज देनी पड़ेगी. सेल करते हो तो पैसा आता है, लेकिन क्या देना पड़ता है? गुड्स देने पड़ते हैं. तो लेना और देना. तो इसलिए दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा. और बेटा इसी के कारण हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनी हुई है. अकाउंटिंग इक्वेशन पता है ना आपको? क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? असेट किसके बराबर होती है? लायबिलिटीज. और लायबिलिटीज में दो चीजें आती है, एक तो कैपिटल और एक आउटसाइड लायबिलिटी. ठीक है ना. तो हम क्या बोल सकते हैं? असेट इक्वल्स टू कैपिटल या इक्विटी प्लस लायबिलिटी, ये हम बोल सकते हैं. और इसी अकाउंटिंग इक्वेशन के कारण बैलेंस शीट मैच होती है कि नहीं होती है? वो बैलेंस शीट क्यों मैच हो रही है? इस कारण मैच हो रही है क्योंकि हम शुरू से बराबर करते हुए चलते हैं डेबिट क्रेडिट, और शुरू से बराबर करते हुए चलते हैं तो बेटा एंड में भी वो बराबर ही रहते हैं. कॉपी कर लीजिए इसको, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. कॉपी कर लिया. तो ड्यूअल एस्पेक्ट क्लियर है बेटा? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डबल एंट्री सिस्टम को बताता है, जिसके अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग करते हैं. इसके अकॉर्डिंग हर ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, बराबर अमाउंट से होगा. और इसी के कारण हमारी इक्विटी अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाती है, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी, और बैलेंस शीट मैच होती है. अगर हम इस सिस्टम को फॉलो ना करें तो हमारी बैलेंस शीट मैच ही नहीं होगी. ठीक है ना. नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा, मैचिंग. मैचिंग मैचिंग कंसेप्ट. चलो इसको एक एग्जांपल से सब लोग ध्यान देना. मैंने परचेज किया गुड्स, परचेज गुड्स 1000 यूनिट्स एट द रेट ₹20 ईच. यानी कितने की परचेज हो गई? 20,000 की हो गई ना. 1000 यूनिट 20 रुपए की, तो 20,000 की मैंने परचेज की. अब मैंने क्या करा, इसमें से सेल कर दिया 800 यूनिट एट द रेट ₹30 ईच. यानी कितने की सेल हो गई? तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? कितने का हुआ? 4000. तो मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, मेरा प्रॉफिट बताओ. 4000 नहीं मेरा प्रॉफिट, 4000 नहीं है. मेरे पास स्टॉक बच भी गया है, मेरे पास स्टॉक बच भी गया है.
तो इसमें मैं क्लोजिंग स्टॉक ऐड करूंगा 200 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से 4000, तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 8000। ये मेरा प्रॉफिट। क्लियर है? अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं इसको, ये एक तो प्रेजेंटेशन ये है जो हम करते हैं, दूसरा प्रेजेंटेशन देखिए। मैंने सेल कितनी की, 800 यूनिट, कितने रुपए के हिसाब से, कितने की सेल हो गई, इसमें से मैं क्या लेस करूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या लेस करूंगा, कितनी यूनिट बेची, 800, तो कॉस्ट भी कितने यूनिट की आएगी, 800 यूनिट की आएगी, यानी तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा। दिस इज द कंसेप्ट, और मैचिंग कंसेप्ट इसी को बोलते हैं। मैचिंग कंसेप्ट बोलता है जो इनकम आप दिखा रहे हो ना बुक्स में, खर्चे भी उसी के आने चाहिए। जो इनकम आप बुक्स, मैंने इनकम कितने यूनिट की दिखा रहा हूं मैं, 800 यूनिट की, तो खर्चे भी कितने यूनिट के आएंगे, 800 यूनिट के। दिस इज मैचिंग कंसेप्ट। मैच करना है आपको इनकम और एक्सपेंसेस को। मुझे वही खर्चे दिखाने हैं जो मैं उस इनकम को कमाने के लिए कर रहा हूं। क्लियर है पॉइंट? और इसी का रिजल्ट है क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में आता है। नहीं तो हम क्या करते, परचेज को खर्चा मान लेते, सेल को इनकम मान लेते, चलने देते। क्लोजिंग स्टॉक की क्या जरूरत थी, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक दिखाते इसलिए है मैचिंग कंसेप्ट के कारण, क्योंकि जो बच गया वो आपका खर्चा नहीं है, वो आपकी सेविंग है। क्लियर है पॉइंट? कॉपी करो इसको, फिर आगे चलते हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो कैसे कैसे आप कह रहे हो, मैंने, आप समझो बात को, मैंने खर्चा ही कितना दिखाया, 800 यूनिट का मैंने। हाँ, एक ही बात है बेटा, आप जो कहना चाह रहे हो कि 800 यूनिट बेची, 10 रुपए कमाए मैंने, 8000 रुपए, तो स्टॉक बच गया, वो अलग से थोड़ी ना आया, वो परचेज में से आया है। वो परचेज को आप पूरा खर्चा दिखाओगे तब आप बचा हुआ दिखा सकते हो। हाँ, लगी रखेंगे। यहाँ नीचे मैंने इसलिए तो प्रेजेंटेशन देखो नीचे किया है। मैं बोल रहा हूं मैंने 800 यूनिट बेची, तो खर्चा भी 800 यूनिट का आया, 200 यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। 200 यूनिट कब दिखाई जाएगी, जब मैं परचेज कितनी दिखा रहा हूं, 1000, फिर मैं शो करूंगा कि 200 बच गई। ठीक है? अपन जैसे ऐसे करते हैं ना, इधर देखो एक बार, ट्रेडिंग अकाउंट में अपन क्या करते हैं, परचेज दिखाएंगे, दिखाएंगे ना परचेज, फिर सेल दिखाएंगे, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाना चाहते तो परचेज में से लेस करके क्या दिखा दो, ऐसा भी कर सकते हो। कल कल सब समझाया था ना मैंने, परचेज का और एडजस्टेड परचेज का, वो चीज आ गई। या तो परचेज पूरी दिखाओगे तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक, या फिर आप परचेज में से लेस करके क्या दिखा दो, एडजस्टेड परचेज दिखा दो। ठीक है? कर लिया कॉपी? अब इसमें थ्योरी लिख लो। Only those expenses shall be deducted from income which are incurred to earn that income. It means income and expenses of a period shall be matched. Which are incurred, INCURRED, incurred.
कर लिया बेटा? क्या लिखा है मैंने भैया? एक हम अकाउंटिंग करते हैं एक पीरियड की, तो उस पीरियड में जो इनकम दिखा रहे हो तो वो ही खर्चे दिखाने जो उस पीरियड में हुए हों और जो उस इनकम को कमाने के लिए हुए हों। ये मैचिंग कंसेप्ट है। मैच करना है आपको इनकम को और खर्चों को। क्लियर है? तो कंसेप्ट यहां पे पूरे हो गए बेटा। अब कन्वेंशन चालू होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक स्टॉक मैंने खरीदा 50,000 का, एट द एंड उसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है 75,000 रुपए। बिका नहीं वो स्टॉक अभी तक, और उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई? बढ़ जाती। स्टॉक की प्राइस कम ज्यादा होती रहती है, तो मार्केट प्राइस बढ़ के 75,000 हो गई। क्वेश्चन ये, बैलेंस शीट में वो किस प्राइस पे आएगा? मार्केट प्राइस पे आएगा। एक मिनट, चलो तीन तीन आंसर आ गए। परचेज कॉस्ट, विचएवर इज लेस, मार्केट प्राइस। परचेज कॉस्ट पे क्यों? तो इसलिए परचेज पे। आपने कहा विचएवर इज लेस, क्यों? पढ़ा था बस कहीं पढ़ा था, हल्का हल्का सा याद है। आपने कहा मार्केट वैल्यू, क्यों? नहीं, लॉजिक क्यों? मार्केट प्राइस क्यों? जैसे अपने अभी फिक्स एसेट के बारे में डिस्कस किया था, उसके पीछे लॉजिक था, एसेट को हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिखाना है, क्यों? उसे बेचना ही नहीं है, इसके पीछे, इसलिए मार्केट प्राइस, इसलिए मार्केट प्राइस। पर एक कंसेप्ट है विचएवर इज लेस, एक्चुअली वही लगेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर कंसेप्ट लगेगा विचएवर इज लेस। यानी किस पे आएगा? खरीदा था 50 में और मार्केट प्राइस हो जाती है 40, तो कितने पे आएगा? विचएवर इज लेस। बढ़ जाती है तो परचेज कॉस्ट, कम हो जाती है तो मार्केट प्राइस, विचएवर इज लेस। अब समझना, देखो लॉजिक समझना, और इसके पीछे कौन है? कंजर्वेटिव कन्वेंशन। बेटा लॉजिक समझना। असेट तो मैंने समझा दिया था, असेट को बेचना ही नहीं है, इसलिए हमेशा कॉस्ट प्राइस, चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए। लेकिन स्टॉक को बेचना है, स्टॉक को बेचना है, इसलिए उसकी मार्केट प्राइस को कंसिडर करना है, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। अब ऐसा क्यों? तो मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं स्टॉक 50,000 का खरीदा था और मार्केट प्राइस हो जाती है 75,000। इसका मतलब हम स्टॉक को बेचेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? स्टॉक को बेचेंगे तो हमें 25,000 का प्रॉफिट होगा। बेचेंगे, कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। और दूसरा केस, 50 में खरीदा था, प्राइस हो जाती है 40, यानी जब हम स्टॉक को बेचेंगे तो लॉस होगा। यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्यूचर लॉस की, है ना? और नियम क्या कहता है? फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को ध्यान नहीं रखा जाता और लॉस को ध्यान में रखा जाता है।
और इसलिए नियम बन गया विच एवर इज लेस। ये नियम इसलिए बन गया कि जब प्राइस बढ़ जाए भूल जाओ किस प्राइस पे दिखाओ, कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन प्राइस कम हो जाए तो ध्यान में रखो किस प्राइस पे दिखाओ, मार्केट प्राइस पे, विच एवर इज लेस। अब इसके पीछे लॉजिक क्यों था, क्यों बना ये रूल, वो भी समझाऊंगा। पहले इसको एग्जाम्पल को कॉपी करो। रूल फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। कर लिया, कॉपी कर लिया। तो ये जो स्टॉक वैल्यूएशन रूल बना हुआ है ना, वो किसके कारण बना हुआ है, कंजर्वेटिव कन्वेंशन। चलो इसको लॉजिकली समझते हैं। मान लेते हैं आप सब लोग सीए कर रहे हो, आपको पता है कि सीए में पढ़ने के लिए आपको रेगुलर 6 घंटे पढ़ना है। ये आपको, आपने आइडिया लगा लिया अपनी कैपेसिटी देख के, अपनी कैपेसिटी देख के आपने आइडिया लगा लिया कि मुझे रेगुलरली कितना पढ़ना है, 6 घंटे। अभी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो आप पता नहीं मेरे को, लेकिन मान लेते हैं 6 घंटे आपको पढ़ना है। अब भाई साहब एक पंडित जी आके आपको बोल देते हैं, अरे तू तो बन गया सीए, मेरा आशीर्वाद है, तो अपने पढ़ाई के घंटे कम करोगे, कर दो, कम करोगे। पंडित जी बहुत बड़े पंडित जी है वो, उन्होंने कहा आप बन गए सीए, तो क्या पढ़ाई के घंटे कम करोगे, नहीं करोगे ना, 6 घंटे पढ़ोगे ना। चलो मान लेते हैं आपको डाउट हो रहा है यार इतना सफिशिएंट नहीं है, या किसी ने आपको डरा दिया यार बहुत मेहनत लगती है सीए बनने में, डर गए आप, तो अब पढ़ाई के घंटे कम करोगे कि बढ़ाओगे, तो जहां आपको लगा कि फायदा हो सकता है फ्यूचर में, तो भी आपने उसको कंसीडर नहीं किया। लेकिन जहां आपको लगा कि नुकसान हो सकता है, तो आपने क्या करा, उसको कंसीडर किया और अपनी पढ़ाई के टाइम को बढ़ाया। तो कंजर्वेटिव कन्वेंशन ये बोलता है फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को मत ध्यान रखो, जब होगा तब की तब देखेंगे, लेकिन लॉसेस को कंसीडर करो, उसकी पहले से अकाउंटिंग कर लो और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करो। अगर ऐसा नहीं किया नुकसान हो सकता है। समझ रहे बात को। और बेटा इसी का नतीजा है प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन और रिजर्व इसी का नतीजा है कंजर्वेटिव कन्वेंशन का। और आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत सारे देश, अभी रिसेंट में श्रीलंका का पता है आपको क्या हो रहा है श्रीलंका में। मैं आपको 2008-9 की मंदी के बारे में बताता हूं। 2008-9 में भयंकर मंदी आई पूरे विश्व में। अमेरिका जिसे हम डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं ना, उसके टॉप 5 बैंक दिवालिया हो गए थे उस मंदी में, लेकिन भारत का एक भी बैंक दिवालिया नहीं हुआ। और इनफैक्ट अभी आपने थोड़े टाइम पहले फ्रॉड पढ़ा होगा, पंजाब नेशनल बैंक का वो पैसे लेके भाग गया, पढ़ा है ना, फिर भी असर नहीं पड़ा किसी भी बैंक पे। बैंक बंद हुआ, पंजाब नेशनल बैंक बंद हो गया क्या, नहीं हुआ ना, चालू है ना। 12,000 करोड़ रुपए कम होते हैं क्या, इतने करोड़ रुपए का फ्रॉड होने के बावजूद बैंक चालू है ना।
और इसके पीछे पता है क्यों चालू है, क्यों स्टैंड कर रहे हैं वो इतना बड़ा प्रोविजन बना के चलते हैं कि ऐसे लॉस को वो झेल सकते हैं आराम से। प्रोविजंस बना के चलते हैं बैंक्स, बहुत बड़ा प्रोविजंस। अपना जितना प्रॉफिट कमाते हैं उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन वो कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रोविजन और रिजर्व। और इस प्रोविजन और रिजर्व के कारण इतने बड़े फ्रॉड होने के बावजूद भी उनपे आंच नहीं आती। तो हमारे बड़े लोग हमें सिखा गए हैं, ये कन्वेंशन है, ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। बड़े बुढ़ के लोग हमें बोल गए सेविंग करो भाई, सेविंग करोगे तो अच्छी बात है आपके लिए। सेविंग करना बुरी बात है क्या? सेविंग करनी चाहिए। अब वो उनकी मर्जी, करना चाहिए, अरे करना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूं अच्छा है कंसेप्ट। ये बताओ, मुझे लगता है कि 5 साल बाद मुझे 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, तो मैं अचानक कहां से लाऊंगा? इकट्ठा करूंगा ना। अब मैंने इकट्ठे कर लिए 10 लाख, अगर वो खर्चा करना पड़े कर दूंगा, नहीं करना पड़े तो क्या 10 लाख बुरे हैं क्या मेरे लिए? कहीं और यूज ले लूंगा। तो सेविंग करना तो बुरी बात है ही नहीं ना, करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, मैं आपको बताता हूं, हम इस कंसेप्ट को भूल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, माइनस में चलते हैं या पैरेलल चलते हैं, बस गड़बड़ वहीं हो जाती है। तो कोई भी झटका आने पर हम उसे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अमेरिका में यही होता है, लोग क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, फाइनेंस ले लेते हैं, चीजें खरीद लेते हैं, बस गड़बड़ वहीं चालू हो जाती है। जितनी आपकी इनकम हो ना, उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए, उसी हिसाब से प्रोविजन बनाना चाहिए। इनकम है 1 लाख की, आप खर्चा कर रहे हो 1.5 लाख का, तो फिर तो गड़बड़ होनी है ना। तो सबका अपना अपना नेचर होता है बेटा। तो इंडियंस की खास बात है, हमारे बड़े लोगों ने हमको सिखाया सेविंग करना, ये हमारी खास बात है और अच्छी बात है, बुरी बात है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें, इसको लिख ली, फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। फटाफट लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस future profit shall not be considered, but proper provision shall be made for future losses. तो कंजर्वेटिव कन्वेंशन बोलता है कि हमें फ्यूचर प्रॉफिट को ध्यान नहीं रखना चाहिए, लेकिन फ्यूचर लॉसेस के लिए प्रॉपर प्रोविजन बना लेना चाहिए। और इसी के कारण स्टॉक वैल्यूएशन का रूल बना हुआ है, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। क्लियर है बेटा? बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां तक कल और आज जो पढ़ा है बेटा पढ़ के आ जाना। कोई भी डाउट होगा कल डिस्कस करेंगे, और डाउट पूछ लिया करो, घबरा, लेकिन उसके लिए पढ़ना भी जरूरी है। डाउट कब पूछोगे? जब पढ़ोगे। तो पढ़ा भी करो थोड़ा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।